और अपने आने वाले 7 महीने को कैसे प्लान करें। अब अगर आपको ये पता लग गया कि आपका ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन कौन सा है, यहाँ पे PYQ बुक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तो आप अपनी परफॉर्मेंस को ये देखेंगे कि आप एक अच्छी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। और जो बच्चा 80 प्लस मार्क्स ले आएगा तो वो टॉपर तो होगा ही होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन अभी कुछ समय ही पहले स्टार्ट करी हो, और हो सकता है कि उनका थोड़ा सा रैंडम वर्क चल रहा हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी ही या हाल ही में स्टार्ट की है। तो बच्चों, आज का जो बेसिकली मोटिव है मेरा, वो ये मोटिव है कि कई सारे बच्चे जो होते हैं वो प्रिपरेशन तो करते हैं, बट अगर वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें आने वाले 7 महीनों के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर एक आप रैंडम वे में चलेंगे तो अल्टीमेटली एक रैंक तो आप लेके आ पाएंगे, बट उतनी अच्छी रैंक ना मिले आपको जो आपको PSU तक पहुंचा सके। तो आज का जो सेशन है बच्चों, वो इसलिए मैंने प्लान किया है ताकि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल सके कि आप अपने सब्जेक्ट्स को और अपने आने वाले 7 महीने को कैसे प्लान करें, ताकि आप अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर में कन्वर्ट कर सकें। तो आइए बच्चों, इस सेशन को हम समझते हैं, और इस सेशन में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको एज अ आउटकम लेके जानी है यहाँ से। तो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं एक बेसिक सी बात करूं कि एक एवरेज स्टूडेंट है, और अगर वो इस आने वाले 7 महीने में अगर तैयारी कर भी रहा है, तो हो सकता है कि कई बार वो एक रैंडम अप्रोच से चल रहा हो या रैंडम वे में तैयारी कर रहा हो, और वही सारी मिस्टेक्स कर रहा हो जो एक एवरेज स्टूडेंट करता है। बट अगर आपको अपने आप को कन्वर्ट करके लेके आना है एक टॉपर वे में, तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में एक प्लानर की तरह या प्लानिंग की तरह वर्क करना होगा। बिना प्लानिंग के अगर आप चलोगे तो आपकी इमारत गिर जाएगी, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप लोग सिविल इंजीनियर हैं। तो इसलिए बच्चों, आज के दिन हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम हमारी चीज़ों को प्लान करें ताकि हम एक बहुत अच्छा आउटकम निकाल के ला सकें, अंडर 100 हमारी रैंक आ सके, राइट। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखता हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम का आपको यूजुअली पैटर्न तो पता होता है। आज की तारीख में अगर कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, वो गेट एग्ज़ाम का पैटर्न तो बहुत अच्छे से जानता है कि गेट एग्ज़ाम हमारे कितने मार्क्स का होता है, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, नाट होता है, MSQ होता है, MCQ होते हैं, 2 मार्क के भी प्रॉब्लम आते हैं, 1 मार्क के भी प्रॉब्लम आता है ना। और MCQ के अंदर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। और नाट के अंदर बच्चों हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करना होता है। MSQ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी 1 या 2 मार्क के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। कई बार बच्चों को एक डायलेमा तो और रह जाता है, वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ये बात आपको शायद कुछ बच्चों को पता होती है, कुछ बच्चों को नहीं पता होती है। तो MSQ जो होता है ना बच्चों, MSQ के अंदर ये भी होता है कि कई बार एक सिंगल ऑप्शन भी सही हो सकता है। यानी MSQ का मतलब है एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो कोई एक आंसर भी सही हो सकता है इन केस ऑफ MSQ, और ये कई बार ये ट्रिकी वे में गेट एग्जाम में देखा जाता है ना। तो बच्चों, जो सबसे पहला मोटिव हमारा होना चाहिए, दैट शुड बी द सब्जेक्ट। हमारा जो सिलेबस है, अगर आप आज की तारीख में तैयारी कर रहे हैं, और आपने कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही महीने में भी तैयारी चालू करी है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा बच्चों, आपका सबसे पहला फोकस जो होना चाहिए, दैट इज़ ऑन दी सब्जेक्ट्स। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनका एक्चुअल में वेटेज क्या है, जो लास्ट 20-25 ईयर्स के अंदर देखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए यार। अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो इसका मतलब है फिर आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा रैंडम वे में लेके जा रहे हो। जो गलती एक एवरेज स्टूडेंट करता है, वही गलती आप करने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए बच्चों कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, उनका वेटेज क्या है। तो यहाँ पर बच्चों, मैंने जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें 3 कैटेगरी में रख रखा है। एक जो है बेसिकली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, जिनका वेटेज यूजुअली 8 मार्क्स प्लस देखने को मिलता है हमें गेट एग्जाम के अंदर। इसके अंदर अगर देखा जाए बच्चों, हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, फिर FM एंड OCF है,
अगर इसका वेटेज देखा जाए 12 से 13 मार्क, इसका वेटेज देखा जाए अप्रोक्सीमेटली कभी 10 मार्क भी आता है, कभी 11 भी आता है, कभी 12 भी आता है, बट हम एक एवरेज लेते हैं, लाइक 11 से 12 मार्क के बीच में हमें एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। एफएनएम ओसीएफ की अगर हम बात करें बच्चों, 7 से 8 मार्क का वेटेज यूजुअली एफएनएम ओसीएफ का होता है, और मैथ्स और एप्टी मिला के टोटल 28 मार्क्स हमारे पास है। और इसके साथ हमारे पास जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज 7 to 9 मार्क्स। ये जो है ना बच्चों, ये आपका एक तरीके से देखा जाए लगभग लगभग 60 से 65 मार्क्स का वेटेज जो है सिर्फ यही पार्ट कवर करके ले जाता है। 50 मार्क्स तो आपको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। मैथ्स और एप्टी मिला के 28 मार्क्स हो गए, और इनको मिला लेते हैं तो 25 मार्क्स हो जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, इन दोनों को अगर मिला लें तो हमारे पास कितना वेटेज हो गया, 53 मार्क्स हो गए लगभग, है ना, 52 से 53 मार्क्स मान लीजिए। और अगर इन दोनों को मिला लेते हैं, है ना, 7 + 8 कर लीजिए, भले इनको 7 ले लीजिए, इनको 8 ले लीजिए, तो 15 मार्क्स ही हो गए। अब आप खुद जोड़ लीजिए बच्चों, 53 + 15 मार्क्स अगर आप करते हैं तो ये वेटेज कितना निकल के आ गया, 68 मार्क्स। तो इसका मतलब है जो 70% ऑफ द सिलेबस है, या 70% क्वेश्चन पेपर जो है वो यहां से पूछा जाता है, ये कोर पार्ट से पूछा जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ रेस्ट 30% है बच्चों, वो आपके पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं। नो डाउट इनके नंबर ज्यादा हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा हैं, बट इनका वेटेज कम है थोड़ा सा। तो हमारी जो सेकंड कैटेगरी आती है बच्चों, दैट इज मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। यूजुअली ये देखा गया है कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपके पास 4 से 5 मार्क या 5 से 6 मार्क्स का वेटेज आपके गेट एग्जाम में आता है। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में यूजुअली 4 सब्जेक्ट्स हैं। सोम है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, सर्वेइंग है, आरसीसी है। ये लगभग लगभग अगर आप जोड़ेंगे बच्चों तो ये आपको कहीं ना कहीं 10 + 10 लगभग आप मान के चलिए 15 से 20 मार्क का वेटेज इन चारों सब्जेक्ट का मिला के आपको देखने को मिलेगा। 20 मार्क लगभग मान लीजिए, तो 68 + 20 ये मान के चलिए आपके पास कहीं ना कहीं 88 मार्क्स हो गए। अब रिमेनिंग जो 10 से 12 मार्क्स होते हैं बच्चों, वो इन सब्जेक्ट्स को बिलोंग करते हैं, विच इज बेसिकली द लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। और यहां पर आपके पास है हाइड्रोलॉजी, स्टील, इरिगेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सीपीएम, बिल्डिंग मटेरियल। तो अब अगर आपको ये पता लग गया कि आपका ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन कौन सा है, मीडियम स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट कौन सा है, और लो स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, तो अब आपकी प्लानिंग करना बड़ा आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो मेजर कंटेंट है वो इन दो पार्ट से ज्यादातर पूछने वाला है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले मैं इसी की तैयारी चालू करूं, और इसी की तैयारी में मुझे सबसे पहले इनमें से मेजर वेटेज वाले जो सब्जेक्ट है उनको अप्रोच कर लेना चाहिए, ताकि मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंसेप्ट प्रॉपरली समझ सकूं, उसे सफिशिएंट टाइम दे सकूं समझने में, क्योंकि बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, टाइम भी लगता है। उसका रिवीजन कर सकूं, उसकी प्रैक्टिस कर सकूं, उसके ऊपर टेस्ट लगा सकूं, उसको एनालाइज कर सकूं कि क्या मैं गलती करता हूं। तो बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर ये सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स को हमें तैयार करना चाहिए। अब बात आती है कि सर इनको टाइम कितना लगता है, तो मैंने यहां पर एक थोड़ा सा एडवांटेज और दे दिया कि भाई आपको ये पता लग जाए कि एक अप्रोक्सीमेट टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा अगर मैं हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करूंगा तो, है ना। तो अगर मैं हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करूं बच्चों, जो कि लगभग लगभग आपके पास 590 आवर्स का सिलेबस है, कम से कम आपको 600 घंटे चाहिए इस पर्टिकुलर सिलेबस को कवर करने के लिए, जिसमें आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स आ गए। जैसे सॉइल आ गया बच्चों, 120 आर लगभग लगेगा आपको, एनवायरमेंट 120 आवर्स, FNOCF 105 आवर लगभग, ट्रांसपोर्टेशन 95 आवर्स लगभग आपको लगेगा, मैथ्स 100 एंड एप्टी 50 आवर्स। बट अगर इसका आउटकम देखें ना बच्चों, अगर हम 600 घंटे मेहनत कर लें तो ये 600 घंटे लगभग लगभग अगर मानूं कि एक दिन में आप 6 घंटा भी एवरेज दे रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि ये आने वाले 3 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस। सिर्फ आपको 3 महीने देना है और ये पूरा मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस आप आराम से कवर कर लोगे, बट आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी विथ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जरूरी होगी भाई, बिना कंसिस्टेंसी के यहाँ पे काम नहीं बनेगा। दूसरा पार्ट अगर हम देखें बच्चों, दैट इज मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो कि हमारे पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, सर्वेइंग है, सोम है, आरसीसी है। तो लगभग लगभग इसको आप मान के चलिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये लगभग 100 घंटे जाता है करीब करीब।
वैसे अगर गेट एग्जाम के लिए आप जा रहे हो तो 80 घंटा भी मोर देन इनफ है, 80 से 90 घंटे में हो जाता है गेट के लिए। थोड़ा एडिशनली हम लोग जो लेते हैं वो बेसिकली इसलिए लेते हैं ताकि ईएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आप अराउंड कम से कम आप 300 घंटे मान के चल सकते हैं, 300 आवर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस पर्टिकुलर एंटायर सिलेबस। लगभग लगभग 300 घंटे, राइट। तो अगर मैं इसको भी जोड़ूं बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं 6 घंटा डेली वर्क करता हूँ तो लगभग लगभग मुझे यहाँ पे 60 डेज चाहिए, मतलब 2 महीने चाहिए, ये मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट कवर कर लूंगा। तो मतलब 5 महीने के अंदर आपका 80 मार्क्स से 90 मार्क्स का वेटेज कंप्लीट हो जाएगा। 80 से 90 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो चुके हैं अगर मैं इन दोनों ड्यूरेशन को जोड़ लूं। लगभग लगभग कितना हो गया, 300 प्लस दैट इज 600, तो 900। 900 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया, 150 दिन चाहिए हमें, मैंने 5 महीने करीब करीब। इन 5 महीने में कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद हमारे पास जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट बचते हैं बच्चों, जिनका वेटेज भी कम है, और हालांकि अगर इनकी बात करी जाए तो इनका आपके पास सिलेबस भी कम होता है और इनको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है बच्चों दैट इज ऑल्सो लेस, है ना। एक आध सब्जेक्ट हो सकता है जिसका वेटेज कम हो बट ड्यूरेशन ज्यादा है, जैसे स्टील स्ट्रक्चर, आप लोग जानते हैं इसका वेटेज कम है बट हाँ ड्यूरेशन इसको कवर करने में ज्यादा लगता है। तो बच्चों जब आपके पास समय कम होगा तो आप इन सब्जेक्ट्स में भी अपनी हाई प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास कम मेहनत करने में ज्यादा आउटकम किस सब्जेक्ट में मिल सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हमारे पास हाइड्रोलॉजी इरिगेशन, यहां से कम 4 मार्क मिल जाएंगे अगर इन दोनों को आपने प्रिपेयर कर लिया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बच्चों क्वेश्चन आना कभी पॉसिबल भी होता है, कभी पॉसिबल नहीं होता है, तो बट स्टिल इसका सिलेबस कम है तो आप कवर कर सकते हैं। एंड सीपीएन एंड बिल्डिंग मटेरियल ये भी आप कवर कर सकते हैं, यहाँ से आप 2 से 3 मार्क्स मान सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। बट स्टील स्ट्रक्चर में आप अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ अगर जाएंगे बच्चों, सो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा रेदर कि अगर आप पूरे सिलेबस के लिए जाएं तो हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग जाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करने में और वेटेज उतना ज़्यादा ना मिल पाए। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी जा सकते हैं और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए लगभग लगभग तो यहाँ पे 240 आवर्स से 250 आवर्स लगभग लगभग लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को कवर करने में लगता है ना। तो यहाँ पे अगेन इसको देखा जाए बच्चों अगेन 2 महीने लगेगा, बट हाँ मैं अब ये यहाँ पे बोलूंगा कि आगे यानी जो 5 महीने प्लस हम 2 महीने और जोड़ लें तो 7 महीने में लगभग लगभग हमारे सारा सिलेबस हो सकता है। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको इस तरीके से नहीं जाना है कि आप स्टार्टिंग के 3 महीने वो, फिर 2 महीने वो, और फिर आखिरी के 2 महीने ये, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसे में आपका लर्निंग जो होगा बच्चों वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपको उसका अरेंजमेंट, उसका कॉम्बिनेशन भी समझना पड़ेगा कि कैसे मैं कंबाइन करूं सब्जेक्ट्स को ताकि मैं एक ज्यादा आउटकम लेके आ पाऊं और एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाऊं। ऐसा ना हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स का एक्यूमुलेशन हो जाए। मैं सोच तो लिया कि हाँ यार मुझे 3 महीने में सारा सिलेबस कवर करना है मेजर सब्जेक्ट्स का या फिर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट का, बट दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। लेट मी एक्सप्लेन कि हम लोग क्या करें एग्जैक्टली तो पहले तो बच्चों यहाँ पे मैं बात बताता हूँ कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज आपको फिक्स करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप रैंडम रिसोर्स पे जाओ और रैंडम तैयारी करना चालू कर दो, तो अगेन आप अपना टाइम वेस्ट कर जाओगे और कई बार कई चीज़ों को रिपीट करते रह जाओगे। तो आप यहाँ पे आपके एक स्टैंडर्ड नोट्स को प्रिपेयर करिए। जैसे आपकी जो बैचेस हैं, बैचेस के अंदर नो डाउट जैसे हम लोग बैचेस जो लेते हैं उसके अंदर आपके जो स्टैंडर्ड नोट्स हैं आप उन स्टैंडर्ड नोट्स को ही यूज़ करें, है ना। आप रैंडम टेक्स्ट बुक पे ना जाएं बच्चों, टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत कंटेंट होता है, तो उसमें से भी आपके जो गेट रिलेवेंट है दैट शुड यू शुड नो, है ना। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले स्टैंडर्ड नोट्स को प्रिपेयर करें, है ना। यहाँ पे पीवाईक्यू बुक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। दिस इज मेनली फॉर द कंसेप्ट। ये दो चीज जो ऐसी है बच्चों, खासकर पीवाईक्यू बुक हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, ये आपके रिसोर्स हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। यहां हमारी मेनली प्रैक्टिस होने वाली है और इस प्रैक्टिस से हमें हमारा लर्निंग का आउटकम मिलेगा, और जब ये आउटकम मिलेगा बच्चों तो उस आउटकम को हमें रेक्टिफाई भी करना है। तो वो रेक्टिफाई करने के लिए हमारी जो एरर नोटबुक है, आप एरर नोटबुक बोल लीजिए, कई बार बच्चे क्या करते हैं जो पेजेस होते हैं उन्हीं पेजेस को उनमें जो मिस्टेक कर रहे हैं या जो कुछ एडॉन्स कर रहे हैं उन्हें अपने स्टैंडर्ड नोट्स के साथ अटैच करते चलते हैं, तो आप उसमें अटैच करते चलिएगा। और अगर आपके पास टाइम बचता है
अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास हाथों हाथ में थोड़ा सा टाइम बच रहा है, 10-15 मिनट है, या कॉलेज जाते समय मेरे पास टाइम मिलता है, तो मैं एक छोटी सी नोटबुक या फिर एक छोटी सी हैंडबुक टाइप की ले लूँ, उसमें फॉर्मूलेज लिखते जाऊँ। आज सुबह मैं घर से निकला, मैंने 10 फॉर्मूले याद करे, वही 10 फॉर्मूले मैंने अपनी नोटबुक में लिख दिए। अगर आप 10-10 करके भी लिखोगे ना बच्चों, यू कांट इमेजिन, आप 7 महीने में तो शायद 2 से 3 बार सारे फॉर्मूले लिख दोगे। बट सिर्फ आपको एक छोटी सी स्टेप करनी होती है, और वो कंसिस्टेंट वे में और डिसिप्लिन वे में आगे लेके जाना होती है। बस इतनी सी ही बात है सक्सेस को हासिल करने में, और कुछ भी बड़ी चीज नहीं होती। बस बड़ा है तो ये है कि ये प्रोसेस को फॉलो करना एक रेगुलर वे में, वही सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है। तो यहां पे बच्चों ये आपके पास रिसोर्सेज होंगे। अब ये बात का भी ध्यान रखना हमें जरूरी है कि हम गलती क्या ना करें। कई बार बच्चे कई सारी बुक्स को रेफर कर लेता है। मैं बिल्कुल बोलूंगा कि इग्नोर करिए, आपको स्टैंडर्ड नोट्स को प्रेफर करना है। अगर कोई फैकल्टी आपको रिकमेंड करता है कि हाँ आप इस पर्टिकुलर बुक्स के साथ इस पर्टिकुलर कंटेंट को या फिर क्वेश्चंस को तैयार करें, तो ही करिएगा, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कई बार बच्चे पीवाईक्यू को स्किप कर देते हैं, स्टार्टिंग के 4-5 साल के पीवाईक्यू कर लिए और फिर छोड़ दिए। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं बच्चों, वो आपको गेट एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा मदद करने वाला है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पहली प्रायोरिटी आपकी पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की होना चाहिए। कई बार बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, तो बच्चों रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन जो है वो आपको सब्जेक्ट से अटैच रखेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। अगर आप रिवीजन स्किप कर देंगे, हो सकता है आपने एक बार सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, कवर कर लिया हो, बट आप बाद में जाके भूल जाते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। तो इसलिए आपको एक बार रिवीजन बहुत ध्यान से हर एक सब्जेक्ट का करते चलना पड़ेगा। इर्रेगुलर स्टडी तो बच्चा जानता है, बिल्कुल भी नहीं चलेगी भाई। एंड इग्नोरिंग द मॉक टेस्ट, ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। ये दो जो चीजें हैं ना बच्चों, ये दोनों आपके आउटकम को दिखाने वाली हैं और आपकी गलतियां बताने वाली हैं। और अगर आप उन गलतियों को नहीं पता करोगे तो आप अपने आप को इंप्रूव कैसे करोगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इन दो चीज को तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब बच्चों बात आती है कि एक टॉपर एक्चुअली में करता कैसे है, यानी उसकी वर्किंग एक्चुअली में होती कैसे है। क्या वो सिर्फ एक बार कंसेप्ट पढ़ता है, क्वेश्चन लगाता है और टेस्ट देता है, कई बार टेस्ट नहीं देता और सीधे एग्जाम पहुंच जाता है? क्या ये अप्रोच होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। वी नीड टू नो कि हमारे पास कैसे तैयारी करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। अगर मैं कोई भी एक सब्जेक्ट ले लूं तो उस सब्जेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करूं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। और यूजुअली टॉपर इसी तरीके से करते हैं बच्चों कि आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करिए। जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसे पहले बिल्डअप करिए। बिल्डअप करने के बाद एक बार आप प्रैक्टिस करिए। जो भी आपके डीपीपी प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलती हैं, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करके देखिए कि क्या आपने जो पढ़ा था वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं। उसके बाद आप अपने पीवाईक्यूज को कंप्लीट करिए विथ रिलेवेंट टॉपिक्स, या फिर जो भी आपने कंसेप्ट लर्न करा है उसके जितने भी रिस्पेक्टिव पीवाईक्यूज हैं उसे कंप्लीट करिए। अब जब पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गए ना, तो अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल जितना मैंने पढ़ा है उसमें से मुझसे सारे पीवाईक्यू लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। कुछ हो सकता है एक दो पीवाईक्यू ना लगे, तो वो एक दो पीवाईक्यू क्यों नहीं लगे उनका रीजन ढूंढिए। जो भी मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज हो रही हैं, या जो कंसेप्ट आपको नया एड ऑन होते हुए दिख रहा है, या कोई नई अप्रोच मिल रही है, उसे अपने कंसेप्ट नोटबुक के अंदर ऐड करते चलिए। ये फिलिंग अप्रोच है बच्चों, और ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देगी या बेनिफिट देगी जब आप रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद जब आप उसके मॉक टेस्ट देंगे। तो मॉक टेस्ट जो होगा वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा यूजुअली। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को ये देखेंगे कि आप एक अच्छी तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं है। तो यहां पर जब आप रिवीजन करेंगे बच्चों, तो ये जो भी एरर्स यहां से मिल रही हैं उसे आप कंसेप्ट नोटबुक में ऐड करें और फिर फाइनल रिवीजन करें। एंड देन फाइनल रिवीजन आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दीजिए। जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ेगी इन द गेट एग्जाम, रियल गेट एग्जाम के अंदर। अब बच्चों मॉक टेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट भी ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया उसके बाद आपने छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। मॉक टेस्ट के बाद आपको उस टेस्ट की एनालिसिस करना है कि एक्चुअल में मुझसे गलती कहां हुई। यहां तो मैंने रेक्टिफाई करी थी कई सारी गलतियां,
बट अब मॉक टेस्ट के अंदर मुझे कुछ नई गलतियां या कुछ नई अप्रोच मिली होंगी, वो भी मुझे अब क्या करना है, वापस से अपने कंसेप्ट नोटबुक के अंदर ऐड करते चलना है। और जब ये हो जाएगा ना बच्चों, बस इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाइए, फिर आप देखिए अपने आप को कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल कर लेंगे, यानी आप एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेके आएंगे इन द गेट एग्जाम। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रखना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए इसी तरीके से प्रिपरेशन रखना चाहिए। हाँ, हालांकि ये भी हो सकता है कि कई बार जो मीडियम लो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है उसमें उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता, तो आप उसके लिए ये कर सकते हो बच्चों, कई बार उनके रिलेवेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप रिवाइज करिए, है ना, रिवीजन में टाइम को बचा लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में उसकी टाइम को बचा लीजिए, रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मत लगाइए बार बार। तो आपको वहां पर टाइम थोड़ा सा सेव कर लेना चाहिए जहां पर लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, क्योंकि उनका वेटेज कम है बच्चों। गॉट इट। अब बात आती है कि सर इसे कवर कैसे करा जाए, है ना, 7 महीने के अंदर कवर कैसे करें, क्या रोड मैप होना चाहिए हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है बच्चों, स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं वो नो डाउट हमारे हैवी वेटेज सब्जेक्ट को दिए हुए हैं, बट कुछ और सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करा हुआ है। अब जैसे एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, पीवाईक्यूज आपको लगाना है, रिवीजन आपको कंटिन्यू करना है, ये अब आपकी प्लानिंग में इनबिल्ट होना चाहिए, ये फीचर है, इसको इनबिल्ट रखिएगा। मैं नहीं बोल सकता कि आप यहाँ पे रिवीजन करिए फिर यहाँ मत करिए, यहाँ आप पीवाईक्यू करिए, ये प्लानिंग का पार्ट है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा एज पर योर कन्वीनियंस। तो स्टार्टिंग के मंथ में मैं रिकमेंड करता हूं कि बच्चों आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जियोटेक को कवर कर लीजिए, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल है, इंटरेस्टिंग है, दोनों सब्जेक्ट हमारे पास एक हैवी वेटेज सब्जेक्ट है, एक लगभग लगभग 15 मार्क है और एक लगभग लगभग 12 मार्क है। तो आपका पहले मंथ के अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना कि आपने मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस को कवर कर रहे हो, तो वो आपको एक अलग से एनर्जी दे के जाएगा। पैरेलल में बच्चों एप्टीट्यूड चलेगा, मैंने आपको बताया एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है लगभग लगभग 50 घंटे का है, तो आप उसको 3 महीने के अंदर जब भी आपको छोटा छोटा टाइम मिलते जाए क्वेश्चंस लगाते चलें और पढ़ते चलें, है ना, यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दैट। तो एप्टीट्यूड करते चलिएगा, मैं एप्टीट्यूड को एक पर्टिकुलर मंथ में नहीं रख रहा हूँ, इट इज अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का काम है। मंथ 2 के अंदर जब आप जाएं बच्चों, तो आप FM प्लस इन्वायरमेंट को कवर करें, अगेन 2 मेजर सब्जेक्ट, दोनों मेजर सब्जेक्ट है, थोड़ा सा FM न्यूमेरिकल टाइप्स पे भी है और हमारा इन्वायरमेंटल भी पार्शियली न्यूमेरिकल पार्शियली थ्योरेटिकल है, सेम मैकेनिक्स का भी वैसी काम है, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी। तो बच्चों इसलिए ये 2 सब्जेक्ट को आप सेकंड मंथ में प्लान करें। तो आपका स्टार्टिंग में तो एक न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल तो है ही जियोटेक, है ना, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये पार्शियल वे में है। तो आप सेकंड मंथ में इन 2 सब्जेक्ट को प्लान करें, अगेन इनका वेटेज अगर देखा जाए तो 12 मार्क और लगभग लगभग इससे 7 से 8 मार्क हमें मिल जाएंगे बच्चों, है ना, तो ये अगेन 20 मार्क हमारी तैयार हो गए, और यहाँ पे हमारे पास करीब करीब 15 + 12 27 मार्क्स, तो 50 मार्क्स लगभग लगभग, या 45 से 50 मार्क्स ये 2 मंथ में कवर होने वाला है। इसके बाद मंथ 3 के अंदर आप एक थोड़ा सा हो सकता है कि कई बार आपके पास ये जो सिलेबस है थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाए, ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर ही हो जाए, तो आपके पास स्पेस होना चाहिए। तो इसलिए जो मंथ 3 है उसके अंदर हमने थोड़ा सा एक छोटा सब्जेक्ट प्लान किया हुआ है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड OCF एंड हाइड्रोलिक्स। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है बच्चों, तो वो इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ऐसा ना होगा कि यहाँ पर भी हमने हैवी सब्जेक्ट रख दिया एक और, तो हमारे पास टाइम ही नहीं मिला, है ना। तो ये लगभग 90 घंटे का है और ये आपके पास आई थिंक कम ड्यूरेशन का होगा, राइट। सो दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू कैन कवर इट। तो आपका जो FM और OCF का पार्ट होता है वो ओवरऑल आपको 9 मार्क या 10 मार्क, 8-9 मार्क जो भी है वो आपको मिल जाएगा बच्चों। गॉट इट। अब इसके बाद अगर हम बात करें मंथ 4 की, तो यहाँ पर अब आप पूरा मजे तरीके से, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष करा है स्टार्टिंग के महीनों में, बहुत हार्डवर्क करा होता है, तो अब आपके पास जो 4th मंथ है इसमें अब आपका थोड़ा सा जो माइंड है वो कंप्लीटली प्रैक्टिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स पे जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने सोम, टॉस और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि 10 से 12 मार्क का वेटेज में तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं, है ना, 10 से 12 मार्क में तीनों आ गए, 4 से 5 मार्क इसका, लगभग 6 से 7 मार्क इसका, मान लीजिए 5 से 6 मार्क्स आ जाते हैं, और ये 2 मार्क करीब करीब 1 या 2 मार्क आ जाता है बच्चों। तो अब ये जो महीना है ये आप थोड़ा एंजॉय करोगे, अगेन बिकॉज यू हैव अ न्यूमेरिकल पार्ट ओनली, आपके पास न्यूमेरिकल है, तो जो फाइट है ना वो स्टार्टिंग में कर लो तो ज्यादा अच्छा है, और वो आपको करना भी चाहिए क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा भी है। इसके बाद बच्चों मंथ 5 के अंदर वी हैव प्लान लाइक RCC, सर्वे एंड हाइड्रोलॉजी, तो इन 3 सब्जेक्ट्स को आप प्लान कर सकते हैं। और लास्ट मंथ के अंदर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं लाइक स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल, ये आप यहाँ पे प्लान करिएगा 6th मंथ में।
अब बच्चों इसके बाद अगर मान लीजिए इन 6 महीनों में हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपका प्लानिंग के बाहर चले जाए, कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो आप कवर ना कर पाए, तो आप उसे मंथ 7 के अंदर ले आइए, बट उसी सब्जेक्ट को लाइएगा, कोशिश ये करिएगा कि लो वेटेज सब्जेक्ट हो, और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके मंथ 7 में उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूं और बस उसके पीवाईक्यूज लगा लूं। गॉट इट। बट इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो कि हमारा जस्ट 1 महीने के अंदर हमारा सब कुछ होने वाला है, उसके बाद हमारी एग्जाम है, तो ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है बच्चों, इसमें आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, एक बार पीवाईक्यू के रिवीजन कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट क्रंचेस मिले हैं आपको, कुछ एक टिपिकल चीज़ें मिली हैं, कोई अप्रोच मिली है नहीं तो उसे ज़रूर रिवाइज कर लें, और जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट्स और मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के वीक टॉपिक थे उन्हें ज़रूर से एक बार इंप्रूव कर लें या उन्हें एक बार रिवाइज कर लें। ये जो पूरा महीना होगा ना बच्चों, ये सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन और कुछ नहीं होगा। और इस तरीके से जब आप अपने आप को देखोगे सो यू विल बिकम अ टॉपर। जब आप अपने आप को यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखोगे बच्चों, सो यू कैन इजीली अचीव 70-80 मार्क्स, और जो बच्चा 80+ मार्क्स ले आएगा तो वो टॉपर तो होगा ही होगा, है ना। टॉपर का मतलब ये नहीं होता कि रैंक 1, टॉपर का मतलब है अंडर 100, राइट। तो आप आसानी से बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं बच्चों। तो ये बात का ध्यान रखिए कि कुछ आपको इस तरीके से अपनी एग्जाम की प्लानिंग करना चाहिए, है ना। सो बच्चों, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, आप इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो। और हमारे जो गेट वाला का चैनल है बच्चों, टेलीग्राम चैनल, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप कोई अदर ब्रांचेस से हैं तो आप इन पर्टिकुलर चैनल्स को भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो प्लानिंग है ये समझ में आई होगी, और एक डायरेक्शन मिली होगी कि कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन को रखूं ताकि मैं अपने आप को बदल सकूं एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर में। तो खूब मेहनत करिए बच्चों, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। और स्टिल अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कहीं अटक जाते हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।